अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। कैसे हैं मेरे स्टूडेंट्स आज? आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह मैंने उठा दिया आप लोगों को, बट ये तो उठना तो पड़ता ही है फिर। अगर आप लोगों ने ज़्यादा आगे तक जाना हो फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता है। क्या ख्याल है? तो बायोलॉजी के लेक्चर के लिए उठना पड़ा आपको, नहीं तो मेरा ख्याल है सारे सोए होते अब तक। सारे नहीं, कुछ लोगों को जल्दी उठने की आदत भी होती है, लेकिन कुछ जो है ना सोए रहते हैं। ठीक है, चलो खैर, उठ गए हैं तो चलें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर अब मंडे को क्लास होगी जी बेटे। नहीं, 12:40 हो गए हैं। इस टाइम कौन सोता है बेटे? मैं सोता है जब छुट्टी होती है। अच्छा, जो बजे सलाम करें तमाम को वालेकुम अस्सलाम। बेटे वैसे मेरा मूड ये है, पहले मैं आपसे ये बात कर भी लेता हूँ। मूड ये है मेरा, 2 लेक्चर्स का मेरा सिलेबस बाकी रह गया। एक आज का और एक हमारा जो एवोल्यूशन का लेक्चर है, उसमें 2 टॉपिक हैं, वो मंडे को हो जाएंगे। उन्हें तो वो वैसे कल चाहिए थे सैटरडे को, लेकिन कल छुट्टी आ गई, तो ये मंडे को लेक्चर हमारा आखिरी होगा। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं उसके बाद भी आप लोगों को थोड़ा बहुत रिवाइज वगैरह करवा दूं, या फिर बायोलॉजी एंड कर दी जाए? तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा क्या करना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है जी बेटे, एक आखिरी लेक्चर है आज हमारा, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म और जीन थेरेपी। और मंडे को हमारा होगा, क्या नाम है, एवोल्यूशन। दैट्स इट, दैट्स एंड ऑफ द गेम। सबसे पहले मेरा ख्याल है बायोलॉजी ही ख़त्म हो रहा है। होना कल चाहिए था, 30 तारीख आपको दी थी, लेकिन 29-30 दोनों ही छुट्टी हैं। सर सिलेबस कवर होने के बाद हमारे टेस्ट होंगे बेटे, होंगे टेस्ट होंगे, टेस्ट होंगे। ठीक है, मेरे टेस्ट होते रहेंगे। ठीक है, वो बातें जो बुक में नहीं मगर इम्पोर्टेंट लिखवा दें बेटे, वो मैंने लिखवा दी हैं। किस चीज़ की छुट्टी है बेटे 9 और 10 मुहर्रम की? आपको नहीं पता? बेटे टेस्ट होते रहेंगे, टेस्ट ख़त्म नहीं होंगे। और जो एमडी कैट का फास्ट ट्रैक सेशन स्टार्ट हो रहा है, फास्ट ट्रैक सेशन, उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये कम से स्टार्ट हो रहा हो। चलें, तो आप लोग मोस्टली यही चाह रहे हैं कि रिवीजन टेस्ट ले लें, तो देखते हैं। आप लोगों से मैंने मशवरा लिया, मैं अपना जो है वो एक प्लान बनाऊंगा, फिर वो मंडे को आपके साथ प्लान शेयर कर लूँगा। ठीक है, रिवीजन के लिए बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बुक रीडिंग। ठीक है, सर फरहान तो कह रहे थे कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद टेस्ट उनके होंगे। जी मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन वो तो होंगे, लेकिन जो हमारे बच गए हैं वो तो पूरे होने हैं ना। जो रह गए हैं वो पूरे होंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा है ना वो फास्ट ट्रैक वालों के होंगे। ठीक है, सिर्फ 2 टेस्ट रह गए हैं आपके, एक रह गया एवोल्यूशन का और एक एफएलपी रह गया बस। चलें तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। बच्चों ट्रांस का मतलब होता है तब्दील, चेंज, और जेनिक का मतलब होता है जीन्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कोई फॉरेन जीन होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ये फॉरेन जीन हमने कैसे ऐड की होती है? ये फॉरेन जीन बच्चों हमने जेनेटिक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से ऐड की होती है। हैविंग बेटे, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों से तकरीरें नहीं मांगी थी, तकरीरें ही करना शुरू हो गए हैं। तो मैंने मशवरे आपके पढ़ लिए हैं। अब इंशाल्लाह मंडे को फाइनल आपके साथ मैं बता दूंगा कि ये मेरा प्लान है, जो भी होगा। सर एक एक लाइन बुक की बेटे रीड करेंगे तो आप कामयाब होंगे ना, रीड करना ज़रूरी है। हैविंग फॉरेन जीन, और इस जीन को इंसर्ट करने का तरीका क्या है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चलें अब छोड़ दें, बस जो होगा मंडे को बता दूंगा आपको। ठीक है, इसमें पहली टाइप है बच्चों ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की। अगर हम किसी जीन को बैक्टीरिया के अंदर डालें अपने मकासद के लिए,
तो उसको हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का नाम देंगे। ध्यान से मेरी बातें सुननी है बच्चों, ध्यान से, काम आएंगी आपके, ठीक है। ये काम हम बायोरिएक्टर्स के अंदर करते हैं, बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स होते हैं। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहाँ पे पैदा करवाए जाते हैं? बायोरिएक्टर्स, बड़े बड़े टैंक होते हैं। उन टैंक्स में, जिस तरह हम लोग घरों में जामे शीरी बनाने के लिए बड़ी बाल्टी यूज़ करते हैं ना, तो बैक्टीरिया ट्रांसजेनिक बनाने के लिए अपने प्रोडक्ट चूंकि बना रहे होते हैं, अपने मकसद यूज़ कर रहे होते हैं, सो बायोरिएक्टर एक बड़ा सा टैंक होता है, उनको कहते हैं, ठीक है। और अगर हमारी जीन रेप्लिकेट और एक्सप्रेस हो जाए तो उससे हम प्रोटीन भी बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना, हमारी जो प्रोडक्ट होती है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, वो दो हो सकती हैं। हमें जीन भी हासिल हो सकती है प्रोडक्ट के तौर पे, और जीन एक्सप्रेस हो जाए तो हमें प्रोटीन्स भी मिलती हैं, ठीक है। दोनों हासिल कर सकते हैं हम बैक्टीरिया की मदद से। जैसे इंसुलिन के केस में इंसुलिन की जीन भी हासिल कर सकते हैं, और इंसुलिन की जीन जब एक्सप्रेस हो, इंसुलिन प्रोटीन भी हासिल कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों यहाँ पे। नंबर 1, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की मदद से ऐसे प्लांट्स जिनकी हेल्थ को खतरा था, उनकी हेल्थ को प्रमोट किया गया, ठीक है। उनको कैसे प्रमोट किया गया? नंबर 1, ऐसे बैक्टीरिया जो कि प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, और आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन को क्या नाम है, एनकरेज करते हैं, उनको तब्दील कर दिया गया कि अब वो आइस क्रिस्टल ना बनाए। मेरा ख्याल है ये बात आप लोगों ने सेकेंड ईयर में कभी किसी ज़माने में पढ़ी होती कि जो पौधे होते हैं वो सर्दियों में ऐसे इलाकों में आइस क्रिस्टल बनाने की वजह से तबाह हो जाते हैं। ये बात आपने पढ़ी है कि नहीं? प्लांट्स के अंदर आइस के, बर्फ के क्रिस्टल बन जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पढ़ा है कि नहीं ये बताएं बस जल्दी से। हाँ जी, पढ़े हैं ना? चलें, तो उन प्लांट्स के अंदर जो बैक्टीरिया ये काम करवा रहे थे, टेम्परेचर अडेप्टेशन, और बिल्कुल वहीं पर आपने पढ़ा था। तो एग्जाम्पल नंबर एक में उन बैक्टीरिया को फ्रोस्ट प्लस बैक्टीरिया से फ्रोस्ट माइनस बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया। मीन उसके अंदर जीन्स तब्दील कर दी गई, जो जीन्स आइस क्रिस्टल बनाने में इन्वॉल्व थी। सो फ्रोस्ट आपको पता है बर्फानी के लिए एक इंग्लिश का टर्म है। तो फ्रोस्ट प्लस बैक्टीरिया को फ्रोस्ट माइनस बैक्टीरिया में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ जीन्स। जब वो फ्रोस्ट माइनस बैक्टीरिया बन गया, अब वो आइस क्रिस्टल नहीं बनाएगा, सो ब्रैकेट में लिख रहा हूं, दे एनकरेज के स्पेलिंग क्या होते हैं? encourage ice crystal, and they do not, after they have become frost minus, they do not encourage ice crystal, जिसकी वजह से प्लांट्स को नुकसान नहीं होगा। ठीक है बेटे, पता चल गया। हम इस करैक्टर को ख़त्म कैसे करेंगे? हम उसकी जीन्स में तब्दीली ले आएंगे। जो जीन ये काम कर रही थी, हम उस जीन को चेंज कर देंगे। बाकी डिटेल नहीं आपने करनी, बस आपने अप्रोच सीखनी है कि किस तरह जीन्स के अंदर चेंजिंग लाई जा सकती है। मसलन मेरे साथ ना कभी कोई बच्चा ज़्यादा ओवर हो रहा होता है ना, और उस बच्चे की आवाज़ भी बड़ी प्यारी होती है, तो मैं कहता हूँ बेटे मैंने आपकी मैं खुद जेनेटिक इंजीनियर हूँ, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं कहता हूँ बेटे आपकी ये जो आवाज़ वाली जीन है ना, ये निकाल के मैंने ऐसी आवाज़ वाली जीन डालनी है आप समझ जाएं। तो जीन चेंज कर दी, जिसकी वजह से वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बन गया। अब ये जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है, ये आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं करवाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? पहले ये नॉर्मल बैक्टीरिया था, अब ये ट्रांसजेनिक है। अब ये क्या है? ट्रांसजेनिक है। उसके अलावा बच्चों एक बैक्टीरिया जो कि कॉर्न प्लांट्स की रूट्स पे ग्रो होता है, उसके अंदर ऐसी जीन डाल दी जो इंसेक्ट टॉक्सिन को कोड करती हैं। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, बैक्टीरिया को हमने दी कौन सी जीन? इंसेक्ट टॉक्सिन की जीन।
ठीक है, बैक्टीरिया दैट लिव ऑन कॉर्न की रूट्स। जब इस बैक्टीरिया को हमने इंसेक्ट टॉक्सिन की जीन दे दी तो क्या होगा बच्चों, आपसे पूछता हूं जल्दी से बताएं। हम जब इस कॉर्न की रूट में मौजूद बैक्टीरिया के अंदर ये वाली जीन डाल देंगे तो क्या होगा, इन बैक्टीरिया को ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहेंगे कि नहीं कहेंगे। इनके अंदर ये वाला टॉक्सिन पैदा होगा। ये पौधा है सपोज, इतना प्यारा पौधा बनाया मैंने ये जहर पैदा होगा इन बैक्टीरिया के अंदर। जब ये जीन एक्सप्रेस होगी, वो जहर क्या करेगा, वो जो भी इंसेक्ट पौधे को अटैक करेगा, वो जहर उन इंसेक्ट्स को किल कर देगा। ये टॉक्सिन प्लांट का अपना नहीं था, कॉर्न प्लांट का अपना टॉक्सिन नहीं था, ये इंसेक्ट टॉक्सिन की जीन थी जो हमने खुद से इंसर्ट की। क्या की बच्चों, इंसर्ट कर दी उन बैक्टीरिया के अंदर जो उनकी रूट्स के पास रहते हैं। अब ये टॉक्सिन इन रूट्स को प्रोटेक्ट रखेगा ताकि पौधों को नुकसान ना हो। ठीक है बच्चों, तो मेरा फाइनल क्वेश्चन है इस टॉपिक से, क्या ये टॉक्सिन जो पैदा हुआ है जीन ऐड करने के बाद, क्या ये प्लांट्स का अपना है? यस और नो? शाबाश, अपना नहीं है। कहां से आया, हमने जीन दी है बैक्टीरिया को। ये बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं, कॉर्न की रूट्स में, यहाँ पे रहते हैं। हमने इन बैक्टीरिया को जीन दे दी, इन्होंने ये जहर पैदा किया और इस जहर से जो भी इंसेक्ट इस पे अटैक करेगा वो मर जाएगा, इसकी प्रोटेक्शन रहेगी। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 3, डिग्रेडेशन आपको पता कैसे होती है? अगर मैं आपसे बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से पूछूं, डिग्रेडेशन जीन्स। हाँ जी बच्चों, डिग्रेड करने को मेरा ख्याल है ब्रेक डाउन कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो उसकी जो जीन्स होती हैं, वो जीन्स जब आप बैक्टीरिया में ऐड करते हैं तो बैक्टीरिया कई ऐसी चीज़ों को डिग्रेड करने में कामयाब हो जाता है। मसलन ये क्लीन अप कर सकता है ऑयल स्पिल्स को। ठीक है, जब कहीं से ऑयल लीक हो जाता है, क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिल, तो बेटे उस ऑयल को वहां से डिग्रेड करना आसान काम नहीं है। आप कैसे करेंगे डिकम्पोज, उस ऑयल को कैसे डिकम्पोज करेंगे? पानी से अलग भी नहीं होगा। आपको पता है बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं जिनमें ऑयल शिफ्ट किया जा रहा होता है, सम टाइम उन टैंकर्स में से ना ऑयल लीक हो जाता है। अब आप कैसे उसको ऑयल को अलग करें? समुंदर में पानी लीक हो गया और नुकसान है, ऑयल तो इनफ्लेमेबल होता है, आग लग सकती है, नुकसान इतना ज़्यादा, पानी के अंदर तेल लीक हो गया। सो बच्चों, हम ऐसे बैक्टीरिया वहाँ पे छोड़ेंगे जिनके अंदर डिग्रेडेशन जीन्स होंगी। वो बैक्टीरिया वो सारा ऑयल डिग्रेड कर देंगे या अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो बजाय कि आप उस पर परेशान होते, आपने क्या किया, बैक्टीरिया के अंदर डिग्रेडेशन जीन्स डाल दी, जिसकी वजह से वो बायोडिग्रेडेबल बन गए। उन्होंने डिग्रेड कर दिया किसको, जो भी उनसे करवाना था, क्लीन करवाना था। ठीक है, ले 3 एग्जांपल्स हो गई। उसके बाद चौथी एग्जांपल है ऐसे बैक्टीरिया जो बायोफिल्टर्स के तौर पर यूज हो सकते हैं। ठीक है, मसलन सल्फर को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम कोल, इससे पहले कि वो बर्न हो जाए। उसके अलावा इसी तरह के बैक्टीरिया को जीन दी गई जो उनके ज़रिए टॉक्सिन्स को क्लीन अप करवाती हैं। ठीक है, और ये वो टॉक्सिन है जो दूसरे स्ट्रेन्स को किल कर सकता है। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो आसान सी चीज़ है। मसलन एक छोटी सी बात है, एग्जाम्पल नंबर 4, बैक्टीरिया को बायोफिल्टर्स के तौर पे यूज़ किया, बायोफिल्टर के तौर पे यूज़ किया। मतलब उसने क्या किया, उसने पोल्यूशन में से गंदी चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लिया। जब अब्जॉर्ब कर लिया तो वो सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो बैक्टीरिया के अंदर है कि नहीं? ये देखें, ये सल्फर इसने अब्जॉर्ब किया, कोल के अंदर से सल्फर इसने अब्जॉर्ब कर लिया। ये अब इसके अंदर क्या मौजूद है,
टॉक्सिक सब्सटेंस जो इसने क्या कर लिए, फिल्टर कर लिए, अब्जॉर्ब कर लिए। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। सो बैक्टीरिया एज ए बायोफिल्टर यूज हो गया। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करेंगे, हम इस बैक्टीरिया को सुसाइड जीन दे देंगे, सुसाइड जीन, ताकि ये बैक्टीरिया अपने अंदर वेस्ट मटेरियल्स को जो इसने कलेक्ट किया हुआ है वो लेके डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि ये जो टॉक्सिक चीज़ें हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाएं। बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इसके अंदर मौजूद वेस्ट मटेरियल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी बैक्टीरिया बायोफिल्टर के तौर पे काम करता है, ये उसका एक नेचुरल अमल है। लेकिन जब उसने चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लिया, सल्फर अब्जॉर्ब कर ली, टॉक्सिक चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद आप चाहते हैं कि ये डस्टबिन भी हम फेंक दें, सारा कचरा घर का डस्टबिन में आ गया, अब आप डस्टबिन के अंदर से शॉपर को निकाल के फेंक देते हैं। अब इस फेंकेंगे कहाँ बैक्टीरिया को, सो सुसाइड जीन दें जिससे बैक्टीरिया अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर ले। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगा तो जो इसने चीज़ें अब्जॉर्ब की थी ना खराब वो भी सारी जो है ना ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? चलें जी, जहाँ तक बात क्लियर हो गई, मतलब ख़त्म काम ख़त्म। जी बेटे, काम ख़त्म मतलब ही लोग, बिल्कुल ठीक। हम लोग, मैंने पहले ही कहा था, अपने मकासद के लिए ये सारे काम करवा रहे हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिकल्स जो बनाए जाते हैं कैटलिस्ट के ज़रिए, ठीक है, उनको हम बैक्टीरिया के ज़रिए बना सकते हैं। जैसे कि हम बैक्टीरिया के अंदर ऐसी जीन्स डाल सकते हैं जो उन एंजाइम्स को कोड करती है, उससे भी जल्दी बन सकता है। मसलन फेनाइल एलानिन जो इस्तेमाल होता है एस्पार्टेम बनाने के लिए, उन्होंने क्या किया, एक अल्टर्ड, ठीक है, दे आइसोलेटेड, अल्टर्ड एंड फॉर्म्ड अ वेक्टर फॉर द अप्रोप्रिएट जीन जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो और ये फेनाइल एलानिन खुद से बना ले। तो बच्चों, फेनाइल एलानिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस कौन सी चीज़, एस्पार्टेम। फेनाइल एलानिन से बनता है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम एक स्वीटनर है जो कि आजकल न्यूट्रा स्वीट के नाम से बड़ा मशहूर है। न्यूट्रा स्वीट, ये इसकी कंपनी का नाम कह लें या एस्पार्टेम का नाम कह लें, दिस वन इज़ द स्वीटनर। एस्पार्टेम बहुत प्यारा स्वीटनर है, इसको बनाना बड़ा मुश्किल है। अब आप लोग बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, आप सोच रहे हैं इतना लंबा क्या ये प्रोसीजर करें, एंजाइम लेके आए, एंजाइम फेनाइल एलानिन को एस्पार्टेम में कन्वर्ट करें, सारा कुछ जो है ना साइड पे रख के हम ये एस्पार्टेम बनाने के लिए जो आपका फेनाइल एलानिन है ना, ये बैक्टीरिया में तैयार करें। ठीक है, सुसाइड जीन का क्या होगा, वो भी तबाह हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, सो कहाँ थे हम, कहाँ थे, हाँ, बायोलॉजिस्ट ने एस्पार्टेम बनाने के लिए फेनाइल एलानिन इस्तेमाल करना है। लेकिन एक बार क्या हुआ, रिसर्च करते हुए फेनाइल एलानिन पैदा करने वाले उनको बैक्टीरिया मिल गए। जब बैक्टीरिया मिल गए तो उसको फेनाइल एलानिन पैदा करने वाली जीन्स भी मिल गई। जब जीन्स मिल गई तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए ये फेनाइल एलानिन तैयार करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो आसानी से स्वीटनर पैदा कर सकें। सो काम आसान हो गया ना, काम आसान हो गया। ठीक है, काम आसान हो गया। पहले काम मुश्किल था, फेनाइल एलानिन को सिंथेसाइज करके फिर एस्पार्टेम को सिंथेसाइज करना बड़ा लंबा काम था। अब जो है ना ये काम जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है, कैटलिस्ट को के तौर पे यूज़ करना नहीं पड़ता था, अब नहीं यूज़ करना पड़ता, बैक्टीरिया नहीं यूज़ करने पड़ते, अब खाली जीन्स यूज़ करनी पड़ती हैं, जीन्स के ज़रिए सारा काम हो जाता है। ठीक है, सो पहले और अब में मैंने आपको थोड़ा सा फ़र्क बता दिया। बैक्टीरिया ऐसे उन्होंने ढूंढ लिए जिनके अंदर फेनाइल एलानिन बनता है, और फिर इस फेनाइल एनालिन का जो वेक्टर है जिसके अंदर ये वाली जीन्स ऐड हो सकती हैं फेनाइल एलानिन की, उन्होंने डाल दी और ये जेनेटिकली प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, बजाय ये कि आप पूरा बैक्टीरिया इस्तेमाल करें क्या करने के लिए, फेनाइल एलानिन बनाने के लिए। सो इतनी सी बात है। ठीक है, पुराने ज़माने में क्या था, कैटलिस्ट यूज़ हो रहा था और क्या इस्तेमाल हो रहा था, बैक्टीरिया बजाते खुद इस्तेमाल हो रहे थे।
लेकिन जब उन्होंने ढूंढ लिया कि बैक्टीरिया के अंदर वो कौन सी जीन है जो फेनाइल एलानिन बनाने में इस्तेमाल है, तो बाद में उन्होंने फेनाइल एलानिन को जेनेटिकली इंजीनियर करके वेक्टर को तैयार करना स्टार्ट कर दिया। इज इट क्लियर? पहले कैसे बन रहा था और अब कैसे बन रहा है? क्यों बच्चों, समझ आ गई? हाँ जी बच्चों, इज इट क्लियर? जल्दी से बता दें। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? चलें, अगर क्लियर है तो आप बताएं, अभी पता चल जाएगा। पहले फिनाइल एलानिन कैसे बनता था, फिर मैं पूछूंगा अब कैसे बनता है। पहले कैसे बनता था? पहले, बिफोर नहीं बल्कि देन लिखते हैं। देन कैसे था और अब कैसे है? देन फिनाइल एलानिन को बनाने के लिए क्या करते थे? शाबाश, कैटालिस्ट यूज करते थे या बैक्टीरिया बजाते खुद यूज करते थे। अब क्या यूज करते हैं? अब जीन्स यूज करते हैं। ये फर्क है। वो जीन्स जो फिनाइल एलानिन को बनाने वाला एंजाइम है वो कोड करता है। आपको पता है ना, कैटालिस्ट एंजाइम ही होते हैं। तो जीन्स दैट कोड फॉर एंजाइम। अगर आपके पास एंजाइम आ गया, फिनाइल एलानिन बनाने वाला एंजाइम की जीन आ गई, तो इस जीन को जहां भी आप इंसर्ट करेंगे वो ये वाला एंजाइम बना देगा और आप बना सकते हैं। ठीक है जी। पहले क्या कर रहे थे? कैटलिस्ट बजाते खुद यूज कर रहे थे, लेकिन कैटलिस्ट एंजाइम वगैरह होते हैं बायोलॉजी में, अब उनकी जीन्स यूज कर रहे हैं। ठीक है। देन कैटलिस्ट नाउ जीन्स, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना हर एंजाइम के पीछे जीन का हाथ है, तो आप जीन यूज करें। उसके अलावा कुछ माइनिंग कंपनीज ऐसी हैं जो बैक्टीरिया को यूज करके वेरियस मेटल्स को हासिल कर रही हैं। ठीक है, मसलन कॉपर, ये एक्सट्रैक्शन पर्पस है, एक्सट्रैक्शन है या माइनिंग कह ले। बैक्टीरिया के अंदर ऐसे जीन्स ऐड कर दी जाती हैं जिससे वो कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने में इस्तेमाल होता है, यूरेनियम को और गोल्ड को। कैसा प्यारा काम है। यूरेनियम आम फिजिकल केमिकल तरीकों से लगे रहें, गोल्ड इकट्ठा करें वहां से जहां मिट्टी के अंदर गोल्ड क्या नाम है मिक्स हुआ पड़ा है, वहां से गोल्ड को आइसोलेट करना बड़ा औखा काम है। तो क्या करेंगे? ऐसे बैक्टीरिया छोड़ देंगे जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, वो गोल्ड को क्या कर लेंगे? एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है। और कुछ जो है ना बायो लीचिंग भी कर रहे हैं, यानी ये भी अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है। ले बच्चों, समझ आ गया? कॉपर, यूरेनियम और गोल्ड को पहले कैसे हासिल करते थे? केमिकल तरीकों से। अब क्या कर रहे हैं? अब बैक्टीरिया के अंदर जीन डाल दी, दैट इज फॉर गोल्ड, यानी गोल्ड को वो अपने सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करेगा। सबस्ट्रेट कह लें या उस गोल्ड उसको पसंद है, तो बैक्टीरिया गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर लेगा ऐसे सोर्सेज से जो कि लो ग्रेड है, फ्रॉम लो ग्रेड रिसोर्सेज। लो ग्रेड का मतलब है जहाँ पे बहुत कम कॉपर है, जहाँ बहुत कम गोल्ड है, या जहाँ पे बच्चों बहुत कम क्या है। उसके अलावा और एग्जांपल्स हैं बच्चों। बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके हमने इंसुलिन हार्मोन पैदा किया है। ठीक है, याद है आपको इंसुलिन कैसे पैदा होता है? ये बात आप लोगों ने पढ़ भी ली थी। मैंने आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो तरीका बताया था वो इंसुलिन का ही था। उसके अलावा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बैक्टीरिया के अंदर पैदा करवा लिया गया है। जीन लेते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की और वो जीन बैक्टीरिया में डालते हैं, बैक्टीरिया आपको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाकर दे देता है। उसके अलावा प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर, हीमोफीलिया फैक्टर और वैक्सीन्स वगैरह भी बनाई जा रही हैं। टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर्स, इसकी जीन हमने बैक्टीरिया में डाल के ये बैक्टीरिया में पैदा करवाया। उसके अलावा हमने क्लॉटिंग फैक्टर 8 हीमोफीलिया में जो इस्तेमाल होता है उसकी जीन
आपको तो मैंने ये पढ़ा भी दिया है, हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर 8 में मसला है तो उसकी जीन को बैक्टीरिया में डाल के फैक्टर 8 बैक्टीरिया से हासिल कर लो। या वैक्सीन्स जैसे कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड मीन उसको जेनेटिकली इंजीनियरिंग के ज़रिए तैयार किया जा रहा है। तो आसान आसान चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। हरी अप, हैव यू एनी क्वेश्चन देन आस्क मी। सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्या करके बता दिए हैं, मर्ज करके बता दिए, ठीक है, लिस्ट बना दिया। इज इट क्लियर बच्चों? चलें शाबाश। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसजेनिक को किस किस तरीके से चेंज, प्लांट्स के अंदर चीज़ें ऐड करके क्या क्या फ़ायदे लिए गए हैं। तो हर काम अपने फ़ायदे के लिए किया जा रहा है, तो प्लांट्स में भी देख लेते हैं। पौधों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम थी पुराने ज़माने में, अब देख लेती हैं कि उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हैं शीदे ने क्या किया है। शीदा बड़ा सियाना है, शीदा क्या है, बहुत सियाना। चेक करते हैं शीदे ने ट्रांसजेनिक प्लांट्स किस तरह से बनाए हैं, कौन कौन सी तब्दीलियां प्लांट्स में की हैं जीन्स की मदद से, और उन प्लांट्स को जिनमें फॉरेन जीन ऐड कर दी उनको ट्रांसजेनिक प्लांट कहेंगे। पहली बात तो यह है कि प्लांट्स को ट्रांसजेनिक बनाते कैसे हैं, ये बात बता दूं आपको, तरीका बता दूं, मेथड। मेन मेथड जो है ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने का, दैट इज प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के अंदर हम पोर्स पैदा करते हैं। आपको पता है बेटे प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? ये एक प्लांट सेल है, ये सेल वॉल है। बेटे प्रोटोप्लास्ट बताओ क्या होता है, जल्दी से बताओ। अगर आपने प्रोटोप्लास्ट बता दिया तो फिर जो है ना मैं आपको आगे बताऊंगा व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट। हाँ जी, सीधा जेनेटिक इंजीनियर को भी कह सकते हैं, ठीक है, आप सब जेनेटिक इंजीनियर हैं आप इस वक्त इस लेक्चर में। हाँ जी, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट, यस, विदाउट सेल वॉल। हम सेल वॉल को रिमूव करेंगे, अब ये बन गया बच्चों प्रोटोप्लास्ट। ये क्या बन गया, ये प्लांट का सेल क्या है बच्चों, प्रोटोप्लास्ट है। दिस वन इज नाउ प्रोटोप्लास्ट। इस प्रोटोप्लास्ट के साथ हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल वॉल रिमूव करेंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल रिमूव करने के बाद इसको करंट देंगे बच्चों, क्या देंगे, करंट। करंट क्यों देंगे, ताकि इसके अंदर सुराख पैदा हो जाए, ठीक है। लें जी, करंट दें। सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रिक करंट दें। इस करंट के ज़रिए मेम्ब्रेन के अंदर होल्स पैदा हो जाएंगे, होल्स इन द मेम्ब्रेन, होल्स इन द मेम्ब्रेन। ये देखें, करंट दिया हमने, इसको होल पैदा हो गए, यहाँ भी होल, इधर होल, ये होल पैदा हो गए। और थर्ड स्टेप में डीएनए एंटर हो जाएगा। डीएनए एंटर हो जाएगा मीन ट्रांसजेनेसिस हो जाएगी, जेनेटिक मटेरियल एंटर हो जाएगा, और वो जो ये है ये कंप्लीट पौधा बन जाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए जो बाहर से एंटर करना है वो दाखिल हो जाएगा सुराखों के ज़रिए। जेनेटिक मटेरियल एंट्री, यहाँ से जेनेटिक मटेरियल एंटर होकर न्यूक्लियस में चला जाएगा, यहाँ से एंटर हो जाएगा, यहाँ से एंटर हो जाएगा। तो जो डीएनए आपने डालना था न्यूक्लियस के अंदर वो आपने डाल दिया, लेकिन उसके लिए मेम्ब्रेन रुकावट बन रही थी, तो मेम्ब्रेन में सुराख कर दिए। सुराख करने के लिए क्या इस्तेमाल किया, करंट। सेल वॉल रुकावट थी तो सेल वॉल को वैसे ही ख़त्म कर दिया। इस तरह आपने अपनी जीन को बाहर से न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया। अब ये जो क्या नाम है प्रोटोप्लास्ट है, ये नया पौधा जब बनाएगा ना, वो पौधा ट्रांसजेनिक होगा, क्योंकि उसके अंदर ये वाली जीन आपने ऐड कर दी है। बेटे मेथड क्लियर हुआ, इसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट मेथड। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। इलेक्ट्रोपोरेशन भी कहते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन क्यों कहते हैं, कोई बताएगा? जो बताएगा उसको शाबाशी दूंगा। वाई दिस मेथड इज नोन एज इलेक्ट्रोपोरेशन, कौन बताएगा बच्चों? इलेक्ट्रोपोरेशन क्यों कहते हैं हम इस मेथड को? जीन डालने का ये तरीका इलेक्ट्रोपोरेशन कहलाता है। वाई, जल्दी से बताओ। 3 जगह से नहीं बेटे, कहीं से भी हो सकती है, तो मैंने लिखा है। आप तो ना बेटे लकीर के फकीर हो जाते हैं। ले, 3 जगह नहीं है, वो तो मैंने वैसे ही लिखा, रैंडम है, कहीं से भी हो सकती है। हाँ जी, इलेक्ट्रोपोरेशन, करंट यूज होता है, पोर नहीं बेटे,
कुछ बच्चे करंट बता रहे हैं, कुछ पोर बता रहे हैं। ये बाकी बच्चे ठीक बता रहे हैं जो पूरी बात बता रहे हैं कि करंट यूज हुआ पोर पैदा करने के लिए, सुराख क्या करने के लिए। ठीक है, तो जब पोर पैदा हो गए तो जीन हमारी अंदर चली जाएगी। इसका मतलब ये वाला सेल ऐसे मीडियम में रखा जाएगा जहाँ पे ये हमारा डीएनए मौजूद होगा, यानी ये मीडियम भी होगा। इसको इस मीडियम में एक बीकर में कह लें रखा जाएगा, पेट्री प्लेट में कह लें रखा जाएगा। ठीक है, लें बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन सी एग्जाम्पल हमने पौधों के अंदर ऐड की हैं जीन की। एग्जाम्पल नंबर 1, इंसेक्ट टॉक्सिन की जीन। इंसेक्ट टॉक्सिन की जो जीन है वो हमने पिछले केस में बैक्टीरिया में ऐड की थी, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट प्लांट में ऐड कर रहे हैं ताकि प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो जाए। इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए इंसेक्ट टॉक्सिन जीन डालेंगे ताकि पौधे के अंदर टॉक्सिन पैदा हो और पौधों को कोई इंसेक्ट नुकसान ना पहुंचा सके। सो दोनों अप्रोचेज हैं। हम उन बैक्टीरिया में भी जीन डाल सकते हैं जो प्लांट्स की रूट्स में है, या डायरेक्टली प्लांट्स में भी। वहाँ पे कॉर्न प्लांट था, यहाँ पे जो प्लांट्स के नाम आपकी बुक में लिखे हैं वो कॉटन भी है, कॉर्न भी है और पोटैटो भी है। कॉटन, कॉर्न, कॉर्न के अंदर पिछला तरीका भी यूज़ किया, और पोटैटो, और भी कई हैं, और भी कई हैं, लेकिन ये 3 मेजर हैं। ये 3 क्या है, मेजर हैं। इनके अंदर इंसेक्ट टॉक्सिन की जीन ऐड करके इनको ट्रांसजेनिक बनाया गया। उसके अलावा सिमिलरली सोयाबीन को हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन दी गई है। हर्बिसाइड यानी जब आप हर्बिसाइड देते हैं ना छोटी छोटी हर्ब्स को मारने के लिए, तो साथ सोयाबीन के पौधे भी किल हो जाते हैं। तो ऐसी जीन डालनी है सोयाबीन के पौधों में जिनसे सोयाबीन को वो वाला हर्बिसाइड नुकसान ना पहुंचा सके। सिर्फ हर्ब्स मरे, सोयाबीन की फसल को कोई नुकसान ना हो। सो ये ट्रांसजेनिक सोयाबीन्स होंगे जिनको हर्बिसाइड कुछ नहीं कह सकती। उसके अलावा जो कॉर्न और कॉटन प्लांट्स हैं उन दोनों को मिला के पेस्ट और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाया गया है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बोथ रेजिस्टेंसेस हैं, बल्कि लिख ही दें पेस्ट प्लस हर्बिसाइड, दोनों की रेजिस्टेंस जो है उसके अंदर ऐड करनी है, रेजिस्टेंस जीन, ताकि उसको पेस्ट भी कोई नुकसान ना पहुंचा सके, कीड़े मकोड़े भी, और हर्बिसाइड भी उसके ऊपर कोई असर ना रखे। इसकी एग्जांपल में आपकी बुक में लिखा है कॉर्न और कॉटन को ये दोनों जीन्स दी जाती हैं ताकि उनके अंदर ना ही इंसेक्ट का कोई नुकसान हो, ना हर्बिसाइड स्प्रे करने का कोई नुकसान हो। 1999 में ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स प्लांट की गई मोर देन 70 मिलियन एकर्स पे, और ये हर साल में ट्रिपल हो जाती हैं। इम्प्रूवमेंट्स मज़ीद होती चली जा रही हैं, और एक और भी मज़ेदार सी चेंज की जा रही है प्लांट्स के अंदर, जिसमें प्रोटीन और स्टार्च का जो कंटेंट है उसको मॉडिफाई इंक्रीज़ किया जा रहा है, और ऑयल और अमाइनो एसिड कंपोजिशन को मॉडिफाई किया जा रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं इंक्रीज़। जो आपके पौधे आपको प्रोटीन देते हैं, स्टार्च देते हैं, आप उसको बढ़ाने वाली जीन ऐड करें, ठीक है, और मॉडिफाई करें ऑयल्स को, मॉडिफाई करें ऑयल, या जो ऑयल के अंदर अमाइनो प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी कंपोजिशन को मॉडिफाई कर सकते हैं बाय जीन। यानी जीन ऐसी ऐड करें, मसलन प्रोटीन बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए उस एंजाइम की जीन और ऐड कर दें ताकि प्रोटीन ज़्यादा बने। स्टार्च बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसकी जीन मज़ीद ऐड कर दें ताकि ज़्यादा स्टार्च चाहिए। इस तरह आपको वही पौधा ज़्यादा स्टार्च देगा, ज़्यादा प्रोटीन देगा, तो आपकी ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा बिल्कुल इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल कंटेंट भी इसको कहा जा सकता है। एग्री बिजनेस, जो एग्रीकल्चर के लोग हैं वो ट्रांसजेनिक वेरिएंट्स वीट और राइस के बना रहे हैं कॉर्न के अलावा, ठीक है। 2020 में राइस की जो ग्लोबल डिमांड है उसको देखते हुए, ये तो पुरानी बातें थी, तो 2020 तो आ भी चुका है, उसमें कोरोना आ गया वो अलग चीज़ है, ठीक है। बाकी वर्ल्ड ग्रेन हार्वेस्ट जो थे उन्होंने ये काम 1960s में सबसे ज़्यादा करना स्टार्ट किया, बहुत ही उनको फ़ायदा भी हुआ। सो ये बातें आप लोगों ने बुक से पढ़ लेनी है, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस लाई गई हैं जीन डाल के,
जेनेटिक इंजीनियर से जो स्टोमेटा है वो अल्टर किया जा सकता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक को बढ़ा सके, इसकी अल्ट्रेशन हो सकती है। बॉयज़ को पता होगा वो अपनी बाइक्स की अल्ट्रेशन करवाते हैं, तो अल्ट्रेशन ऑफ स्टोमेटा ताकि वो इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा दें। क्यों? ताकि ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो सके। तो स्टोमेटा की अल्ट्रेशन करने के लिए वो जीन्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद एक टीम ऑफ जापानीज ने C4 साइकिल को इंट्रोड्यूस किया। आपको पता है हमारा जो नॉर्मल साइकिल है प्लांट्स के अंदर वो C3 साइकिल है, C4 साइकिल इसकी जीन्स ऐड की गई और C4 साइकिल राइस के प्लांट्स के अंदर इंसर्ट किया। बच्चों सबको पता है C3 साइकिल किसका दूसरा नाम है? कौन बताएगा? C3 साइकिल किसका दूसरा नाम है? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। हाँ जी जल्दी से बताओ, C3 किसका नाम था? शाबाश, केल्विन साइकिल का। केल्विन साइकिल में जो एंजाइम यूज होता है ना, रबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज है। कार्बोक्सिलेज की जो एफिशिएंसी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है ना रबिस्को, कार्बोक्सिलेज रबिस्को। तो इसकी इन एफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए या एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए C4 साइकिल को इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बने। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जाए। उसके अलावा और क्या किया गया है? सिंगल जीन ट्रांसफ़र से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाई गई हैं। मसलन एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की जीन इंसर्ट करके जिसका नाम है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ये प्लांट्स के अंदर बनाई गई। आजकल शार्पनरों का मसला बड़ा चल रहा है। ठीक है, तो उन शार्पनरों के मसले को हल करने के लिए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाई गई जिसका नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। ठीक है, और ये कैसे बनाएंगे? इसकी जीन ऐड की प्लांट ने ये वाली प्रोडक्ट बना के दी आपको सेल के ग्रैन्यूल्स के अंदर, और उसके अलावा फिर ये प्लास्टिक आप अपनी मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा और एग्जांपल आपको लिखवा दूं, हमारे हार्मोन्स प्लांट्स के अंदर बनाए जा सकते हैं। ये चीज़ कॉमन थी, ये बैक्टीरिया में भी है, यहाँ पर भी है। हार्मोन बनाए जा सकते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं जो वहाँ पर बैक्टीरिया में भी बनाए। ये हमारी अपनी अप्रोच है कि हम वहाँ बनाएंगे यहाँ बनाएं, साइंटिस्ट की अप्रोच है। एंटीबॉडीज़ बनाई जा सकती हैं। एंटीबॉडीज़ ये पौधों के बीजों में बनाई जा सकती हैं ताकि बीज आसानी से हासिल किए लोग बीज खाएं तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली हार्मोन भी चला जाए, क्लॉटिंग फैक्टर भी चला जाए, या कोई एंटीबॉडी किसी को चाहिए तो एंटीबॉडी चली जाए बजाय अलग से उसको खाने के। ठीक है, एंटीबॉडी एक ऐसी बनाई गई है कॉर्न के ज़रिए जो कि रेडियो आइसोटोप्स को डिलीवर करने में इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल इसके लिए रेडियो एक्टिव एंटीबॉडी बनाई गई। ठीक है, एक ऐसी एंटीबॉडी बनाई गई जो डिलीवर करती है रेडियो एक्टिव चीज़ें, किसको? ट्यूमर्स को। कैंसर्स के अंदर ट्यूमर्स को मारने के लिए रेडियो एक्टिविटी की जाती है। मशीन से करने का नुकसान हो सकता है, सम टाइम म्यूटेशन वगैरह का खतरा होता है। तो एंटीबॉडी क्या करेगी? रेडियो एक्टिविटी करेगी जाके। जब एंटीबॉडी को ट्यूमर्स पे छोड़ देंगे ना, तो एंटीबॉडी वहाँ ट्यूमर्स के सेल्स पे जाके अटैक करेगी और वहाँ जाके रेडिएशन एमिट करेगी और ट्यूमर सेल्स को किल कर देगी। ठीक है, एक और बनाई गई है सोयाबीन के ज़रिए जिससे जेनिटल herpes की ट्रीटमेंट होती है, और ये एंटीबॉडीज़ बहुत ही सस्ती होती हैं और इससे कंटेमिनेशन वगैरह भी पैदा नहीं होती। आजकल इसके ट्रायल चल चुके हुए हैं। तो एंटीबॉडीज़ एक ये एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि कॉर्न से बनाई गई है। ये वाली कॉर्न से बनाई गई है, CORN। और एक एग्जाम्पल है जो सोयाबीन से बनाई गई है। ये वाली एंटीबॉडी यूज़ होती है, एंटीबॉडी फ्रॉम सोयाबीन, ये यूज़ होती है जेनिटल herpes की ट्रीटमेंट के लिए, जो मैंने आपको शायद नहीं बताई। खैर, जेनिटल herpes बीमारी है, वायरल बीमारी है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए एंटीबॉडीज़ यूज़ हो सकती हैं। जैसे आजकल कोरोना के लिए एंटीबॉडीज़ इस्तेमाल हो रही हैं, तो इसकी एंटीबॉडीज़ जेनेटिकली तैयार की गई बाय सोयाबीन।
तो जब बंदा सोयाबीन के बीज खाएगा तो डायरेक्टली या सोयाबीन के कोई भी मतलब उसकी प्रोडक्ट यूज़ करेगा जिसमें वो बनाई गई है, तो उसका जेनेटिकल हर्पिस का इन्फेक्शन कम हो सकता है। सस्ता काम है। लो ये मैंने आपको ट्रांसजेनिक प्लांट्स की एग्जांपल्स भी दे दी, और चूंकि ये अब सारी बुक वाली हैं लिहाजा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आपने भी देखा कि इस मेथड के अलावा आज के पूरे लेक्चर में कॉन्सेप्ट चीज़ नहीं थी, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। क्यों बेटे, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? इस इलेक्ट्रोपोरेशन के कॉन्सेप्ट के अलावा आज के लेक्चर में कोई बात मज़ेदार तो थी, सारी चीज़ें बड़ी प्यारी प्यारी अप्रोचेज हैं, कैसी कैसी चेंजेस लाई गई हैं, हमारी सोच भी नहीं थी इसकी। लेकिन कॉन्सेप्ट को देखें तो इलेक्ट्रोपोरेशन के अलावा आज के टॉपिक में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये बाकी याद करने वाली चीज़। ठीक है बच्चों, चलिए अब जुमे का टाइम हो गया, जुमा पढ़ें। इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे, मंडे को मैं आपको प्लान भी बता दूंगा, लेकिन वो फास्ट ट्रैक सेशन ज्वाइन करें क्योंकि आपके 1-2 टेस्ट ही बाकी रह गए हैं बायो के, बाकी सब्जेक्ट्स का पता नहीं कि वो कितने कितने टेस्ट लेते हैं। जेनेटिक्स का हमारा टेस्ट हो चुका हुआ है, सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी का और एवोल्यूशन का हमारा टेस्ट बाकी है, तो इसकी प्लानिंग मैं इंशाल्लाह मंडे को दूंगा। तो मंडे तक के लिए अपना ख्याल रखें। ये क्या जी, C4 साइकिल में जी C4 कार्बोक्सिलेज की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। जी बेटे इंक्रीज होती है। तो बच्चे मिलते हैं मंडे को। अल्लाह हाफिज़।